धीरे धीरे मतलब सुबह सुबह की बात है, सनराइज़ हुआ और सनराइज़ के बाद में हमने देखा कि विंडो से लाइट आ रही है। तो जब लाइट आती है तो हमें लाइट की ना एक स्ट्रीम आती हुई दिखाई देती है। तो वो जो स्ट्रीम आती है तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि पूरा का पूरा एक पैकेट आ रहा हो, लाइट का एक पूरा पैकेट आ रहा हो। हमें अलग अलग टुकड़े दिखाई नहीं देते लाइट के, पूरा का पूरा स्ट्रीम दिखाई देता है। तो हम ये कहते हैं कि वो छोटे छोटे टुकड़ों का बना हुआ होता है, उन टुकड़ों को क्वांटम बोल देते हैं। और ये कहते हैं कि द फैक्ट दैट अ लाइट क्वांटम हैज़ डेफिनेट एनर्जी एज वेल एज मोमेंटम, ये लाइट की कुछ पर्टिकुलर एनर्जी भी होती है और कुछ उसका मोमेंटम भी होता है। तो उससे हम एसोसिएट कर पाते हैं इस चीज़ को कि जब किसी भी चीज़ की पर्टिकुलर एनर्जी भी है और उसका मोमेंटम भी है, तो हम ये कहेंगे कि फिर उसको हम एक पार्टिकल के तौर पर ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, और इसीलिए पेज नंबर 11, पेज नंबर 11 पर नीचे पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, तो दिस पार्टिकल वाज कॉल्ड फोटोन। तो जो सबसे छोटा जो पार्टिकल है जिससे लाइट, जिस छोटे से पार्टिकल से मिलकर लाइट बनी हुई है, उस छोटे पार्टिकल को हम बोल देते हैं फोटोन। सम बेसिक फीचर्स ऑफ द फोटोन पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन शोइंग द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट आर। पेज नंबर 12 पर आ जाइए। तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट जो है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिससे हमको ये समझ में आता है कि हाँ, लाइट को हमेशा वेव की तरह नहीं, एक पार्टिकल की तरह भी ट्रीट करा जा सकता है। तो फर्स्ट है, इन द इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, रेडिएशन बिहेव्स एज इफ इट इज मेड ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स। इन द इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है? टकराव। इंटरेक्शन का मतलब टकराव होता है कि जब इंटरेक्ट करती है रेडिएशन मैटर के साथ में। मैटर क्या है? मैटर हम ये कहते हैं कि तीन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, मतलब तीन टाइप का होता है मैटर, या तो सॉलिड या लिक्विड या गैस। अब हमने जो एग्जांपल लिया था, हमने एग्जांपल लिया था सॉलिड का। तो हाँ, सॉलिड का मतलब, अरे तुम तो अभी ऑनलाइन थे। मैं दूसरे ट्यूशन में था। अच्छा अच्छा। टाइम लगा था इसीलिए। तो इन द इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, रेडिएशन बिहेव्स एज इफ इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स। तो हमने अभी लेनार्ड का ऑब्जर्वेशन, हॉल वॉच का, ठीक है, ये सारे ऑब्जर्वेशन जो हमने देखे थे, इन ऑब्जर्वेशन में हमने ये देखा था कि जब रेडिएशन आई और रेडिएशन ने एक मेटल के पार्टिकल को, फोटो सेंसिटिव मेटल के पार्टिकल को या प्लेट को जब उसने स्ट्राइक करा, तो वहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने लगे, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने लगे। तो वो क्यों इजेक्ट होने लगे थे? क्योंकि उस पर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जाते थे और एक इलेक्ट्रॉन को तोड़कर बाहर ले आते थे। तो एक फोटोन जो है वो एक ही इलेक्ट्रॉन को तोड़कर बाहर लेकर आता है। तो इससे ये समझ में आता है कि लाइट का पार्टिकल नेचर है। पहला जो प्रूफ है वो ये है इसका, मतलब पहला जो पॉइंट है एक्सप्लेनेशन इस चीज़ का कि भाई हाँ, लाइट को पार्टिकल के तौर पर माना जा सकता है कि जो लाइट आई, तो लाइट जो है वो छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर बनी हुई थी। अब वो जो पार्टिकल्स थे उनको हमने बोल दिया फोटॉन्स। तो एक फोटॉन जब किसी भी मेटल प्लेट पर टकराएगा तो उसमें से एक ही इलेक्ट्रॉन को बाहर लेकर आएगा। तो वो जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है उसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं और प्रोसेस कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ठीक, ये लास्ट क्लास में देखा था, वही चीज़ है। फिर पिछली क्लास में एक चीज़ और देखी थी, ईच फोटोन हैज़ एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू एंड मोमेंटम P इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी, यानी कि h अपॉन लैम्बडा, एंड स्पीड c इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो ईच फोटोन हैज़ एनर्जी, हर एक फोटोन की एनर्जी होती है। तो हमने ये देखा था फोटोन की जो एनर्जी है वो एच न्यू है। जब एनर्जी उसकी एच न्यू है और मोमेंटम उसका होता है एच न्यू अपॉन सी, एच न्यू अपॉन सी, इसको क्या बोल सकते हैं? फ्रीक्वेंसी अपॉन स्पीड। तो फ्रीक्वेंसी अपॉन स्पीड इज जस्ट लाइक, आप ये देखिए कि सी तो हो गई स्पीड, सी तो हो गई स्पीड, ठीक है, और न्यू हो गई फ्रीक्वेंसी, न्यू हो गई फ्रीक्वेंसी। और ये जो फ्रीक्वेंसी है इसी को 1 अपॉन टाइम पीरियड कहा जा सकता है। तो सी और न्यू का अगर मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए, सॉरी न्यू अपॉन सी अगर कर दिया जाए, न्यू अपॉन सी, तो इसका मतलब क्या हो गया? न्यू इंटू 1 अपॉन सी, और न्यू को क्या बोल रहे हैं हम? 1 अपॉन टी इंटू 1 अपॉन सी। तो ये आ गया 1 अपॉन सी टी। अब सी क्या है? स्पीड, और टी क्या है? टाइम। स्पीड इंटू टाइम क्या होता है? डिस्टेंस। और जब हम किसी भी रेडिएशन की बात करेंगे तो वो जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस क्या होगा? वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम क्या बोल देंगे? लैम्बडा। तो न्यू अपॉन सी को
न्यू अपॉन सी, 1/ct के बराबर आ गया। ct क्या हो गया, लैम्बडा, तो इसलिए इसको न्यू अपॉन सी को 1/λ बोल दिया गया। तो मोमेंटम हो गया h/λ। और इसके अलावा जो रेडिएशन है, वो रेडिएशन जब भी कोई भी रेडिएशन ट्रैवल करेगी तो वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रैवल करेगी। भाई रेडिएशन की हम बात कर रहे हैं, तो रेडिएशन किस चीज़ का, लाइट का ही तो रेडिएशन। और जो लाइट है, लाइट का रेडिएशन की बात कर रहा हूँ, तो लाइट अपनी स्पीड से ही तो चलेगी, और स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, c 3 × 10⁸। तो एक जो फोटोन है उसके अंदर एनर्जी भी है, उसके अंदर मोमेंटम भी है, और उसका जो है उसका एक पर्टिकुलर स्पीड भी है। तो हम ये कहेंगे कि भाई यहाँ से तो ये लग रहा है कि ये कोई एक पार्टिकल है, ये कोई एक पार्टिकल है, तो उसी पार्टिकल को फोटोन बोल दिया गया। तो फोटोन सचमुच में एग्जिस्ट करता है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट सचमुच में होती है, उसको बार बार प्रूफ करने के ही ये 6 के 6 पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट क्या था कि क्योंकि इंटरेक्शन होता है फोटोन का किसी भी मैटर के साथ में, तो इसलिए हम ये कहते हैं कि हाँ फोटोन एग्जिस्ट करता है, लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। दूसरा पॉइंट ये था कि उसकी एनर्जी भी होती है, उसका मोमेंटम भी होता है, उसकी स्पीड भी होती है, तो ये किसी पार्टिकल की ही हो सकती है, उस पार्टिकल को हम फोटोन बोलते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, ऑल फोटॉन्स ऑफ लाइट ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी न्यू और वेवलेंथ लैम्बडा हैव द सेम एनर्जी एंड मोमेंटम इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। तो जितने भी फोटॉन्स होते हैं, जितने भी फोटॉन्स होते हैं, उन सब की एनर्जी सेम होती है, यही एच न्यू या एच सी अपॉन लैम्बडा बोल दो, और मोमेंटम भी सेम होता है एच अपॉन लैम्बडा, और इनका इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन से कोई लेना देना नहीं होता। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन का मतलब क्या है, धूप धीमी हो या धूप बहुत तेज हो, है ना। बहुत तेज है तो मैं कहूँगा कि इंटेंसिटी ज़्यादा है, धूप धीमी है तो मैं कहूँगा इंटेंसिटी कम है। तो इसका मतलब क्या है कि उनकी एनर्जी सेम रहेगी, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट हुआ। चौथा पॉइंट देखिए, फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है। तो फोटॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, और ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड का और ना ही मैग्नेटिक फील्ड का उन पर कोई असर पड़ता, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर लाइट आ रही है ऊपर से और सोलर पैनल पर स्ट्राइक कर रही है और रास्ते में उसको बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मिलेंगे ही मिलेंगे, न जाने कितनी सारी सैटेलाइट्स हैं, न जाने कितने सारे सिग्नल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हवा में हैं, यहाँ रूम में भी हैं, सभी के पॉकेट में मोबाइल है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, हम चारों तरफ से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से घिरे हुए हैं। तो अगर उस पर, फोटोन पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का असर पड़ता तो फिर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता ही नहीं, और फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन तो होता है। तो इसका मतलब क्या है कि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, कोई फर्क नहीं पड़ता उस पर। तो ये 4 पॉइंट्स हो गए। पहला पॉइंट क्या है कि इंटरेक्शन होता है रेडिएशन का, विच शोज दैट के विच शोज द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। तो उससे समझ में आता है कि हाँ वो फोटोन एक पार्टिकल ही है। दूसरा पॉइंट क्या है कि हर एक फोटोन में एक एनर्जी भी होती है, एक मोमेंटम भी होता है और एक स्पीड भी होती है। तो अगेन इट प्रूव्स दैट के फोटोन एग्जिस्ट। और तीसरा क्या है कि जितने भी फोटोन्स हैं सबकी एनर्जी फिक्स होगी एच न्यू, सबका मोमेंटम फिक्स होगा एच न्यू अपॉन सी, और सारे के सारे इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करेंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। चौथा क्या है कि जितने भी हमारे ये फोटॉन्स होंगे, इन फोटॉन्स का इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से कोई लेना देना नहीं है, उससे ये डिफ्लेक्ट नहीं होंगे। उसके बाद 5वां पॉइंट देखिए, इन अ फोटोन पार्टिकल कोलिजन, फोटोन पार्टिकल कोलिजन और फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन द टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम आर कंजर्व। तो जब ये पार्टिकल है तो भाई पार्टिकल थ्योरी जो है वो तो ये कहती ही है ना कि टोटल मोमेंटम जो है, टोटल मोमेंटम हमेशा कंजर्व ही रहेगा। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो हम ये कहेंगे फोटोन पार्टिकल कोलिजन, पार्टिकल कौन सा पार्टिकल, ये जैसे जिंक प्लेट दिखा दी थी लेनार्ड ऑब्जर्वेशन में, और यहाँ से एक सोर्स ऑफ लाइट था और इस तरीके से करती हुई वो आकर लाइट यहाँ पर टकराई थी। तो जब लाइट टकराई थी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन टूट कर बाहर निकले थे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन टूट कर यहाँ से बाहर निकले थे। तो हमने ये कहा कि टकराना किस किस का हो रहा है, फिर फोटोन और इलेक्ट्रॉन का टकराना हो रहा है, टकराना इसको कोलिजन। तो फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन में जो टोटल एनर्जी है भाई वो भी कंजर्व रहती है। 5वां पॉइंट ये हो गया। 6ठा पॉइंट देखिए, if the intensity of light of a given wavelength is increased, there is an increase in the number of photons incident on a given area in a given time, but the energy of each photon remains the same. Again ये आपका बिल्कुल जो है थर्ड पॉइंट जैसा ही है, जो क्वेश्चन ये जो पॉइंट नंबर 6 है ये पॉइंट नंबर 3 जैसा ही है। उन्होंने बोला, पॉइंट नंबर 3 में बोला था कि ऑल फोटॉन्स ऑफ लाइट ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ हैव द सेम एनर्जी, ये सबकी एनर्जी सेम है,
और इंटेंसिटी बढ़ाने से या घटाने से उनकी एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। छठा भी तो यही है, दोबारा पढ़ लो। इफ़ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ अ गिवन वेवलेंथ इज इंक्रीज्ड, कि अच्छा इंटेंसिटी इंक्रीज करके देखते हैं, इंटेंसिटी इंक्रीज कर दी, देयर इज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट ऑन अ गिवन एरिया इन अ गिवन टाइम। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाएंगे जब स्ट्राइक करेंगे, लेकिन हर एक फोटॉन की एनर्जी सेम रहेगी। ये नहीं है कि एनर्जी पर कोई फर्क पड़ गया, एनर्जी एग्जैक्टली द सेम रहेगी। तो ये टोटल 6 पॉइंट्स हो गए हमारे, जो ये वेरीफाई करते हैं कि पार्टिकल नेचर भी लाइट का होता है, लाइट पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। ठीक है, तो ये 6 के 6 पॉइंट्स भाई लर्न होने चाहिए। अब वो जैसे भी आप सीक्वेंसिंग करके छोटे छोटे पॉइंट्स बनाकर अपना लर्न करिए, वो आपको करना है। उसके बाद हम आते हैं अगला टॉपिक जो है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन का मतलब क्या है कि जो रेडिएशन है वो दो तरीके का नेचर शो करती है। कैसा? पार्टिकल नेचर। ये अभी 6 पॉइंट्स देखें जिसमें हमने ये कहा कि हाँ पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है, उसकी एनर्जी है, उसका मोमेंटम है, उसकी स्पीड है। तो अगर किसी भी चीज़ की एनर्जी भी है, मोमेंटम भी है, स्पीड भी है, तो हम ये कहेंगे कि वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है। ठीक है, अच्छा अब हम ये कहते हैं कि नहीं वो तो वेव की तरह भी बिहेव करती है। तो वेव का मतलब क्या होगा? वेव का मतलब ये होगा कि भाई उसकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। वेव का मतलब क्या होगा कि उसका कुछ एम्पलीट्यूड होना चाहिए। वेव ऐसे ऑसिलेट करती है ना, ठीक है, तो हम ये कहेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, उसका उसका एम्पलीट्यूड होना चाहिए, उसकी कुछ वेवलेंथ होनी चाहिए। तो ऐसे ही अब डुअल नेचर का मतलब ये है कि वो वेव की तरह भी बिहेव करेगी। तो वेव की तरह बिहेव करेगी तो वेव वाली जितने भी फिनोमेना थे, क्या क्या था? डिफ्रैक्शन था, इंटरफियरेंस था। तो वो डिफ्रैक्शन और इंटरफियरेंस भी अगर हो लाइट में तो हम ये कहेंगे कि हाँ वो वेव की तरह भी बिहेव कर रही है। तो वेव ऑप्टिक्स में सारी लाइट वेव्स ही देखी हैं हमने। वेव ऑप्टिक्स वाला जो चैप्टर है उसमें सब लाइट वेव्स की बात करी है। तो वहाँ पर आपको पता है कि हाँ वो वेव की तरह तो बिहेव करता ही करता है। तो जरा देखिएगा अगला पॉइंट देखें, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। इसमें क्या है? द फिनोमिना लाइक इंटरफियरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन एटसेट्रा कैन बी सेटिस्फैक्टरली एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट। द फिनोमिना लाइक इंटरफियरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन हो गया, इनको आराम से वेव नेचर ऑफ लाइट के तौर पर एक्सप्लेन करा जा सकता है। On the other hand, the phenomena like photoelectric effect, Compton effect, etc. can be explained in terms of quantum theory of light, that is, by assuming particle nature of light. This shows that light radiation has dual nature, that is, it sometimes behaves like a wave and sometimes as a particle. ठीक, तो इस वाले चैप्टर में पर्टिकुलरली आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि भाई आप बताओ कि वो कैसे, पोलराइजेशन कैसे होता है, डिफ्रैक्शन कैसे होता है, इंटरफियरेंस कैसे होता है। तो ये सिर्फ ये समझाने की कोशिश करी गई कि अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे थे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब लाइट शो कर रही है तो इसका मतलब लाइट जो है वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है। और डिफ्रैक्शन और इंटरफियरेंस हम वेव ऑप्टिक्स में कर चुके हैं, तो इसका मतलब हम जानते हैं कि वो वेव की तरह तो बिहेव करती ही है। तो इसका मतलब क्या है कि दो नेचर हैं लाइट के, कभी वेव की तरह बिहेव करती है और कभी पार्टिकल की तरह करती है। तो हमने कहा कि डुअल नेचर ऑफ मैटर यानी कि ये जो लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है डी ब्रॉगली, लेकिन इसको बोला जाता है डी ब्रॉय, इसको डी ब्रॉय बोला जाता है, लिखा जाता है डी ब्रॉगली। तो डी ब्रॉय वेव्स, ये क्या है? अब लुई विक्टर डी ब्रॉय, प्रोनाउंस्ड एज डी ब्रॉय, put forward the bold hypothesis that material particles in motion should display wave-like properties. तो material particles जो motion में हैं वो भी wave के जैसी properties show करते हैं। His reasoning was based on the following two considerations. तो इसमें ऐसा हुआ कि जैसे मान लीजिए हमने दीवार से एक रस्सी को बांध रखा है और दीवार से रस्सी को बांधा और उसको रस्सी को ऐसे 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 हमने ऊपर नीचे शेक करना शुरू कर दिया। तो हम क्या कर रहे हैं? हम रस्सी का एक कोना वो हमने पकड़ के और हम रस्सी को टॉप टू बॉटम हम उसको ऊपर नीचे ऐसे लगातार शेक कर रहे हैं। तो हमने कुछ ऐसा नहीं चाहा था कि वो वेव बन जाए। और अगर आप देखेंगे ना, कोई बंदा साइड में खड़ा होकर अगर उसको देखेगा तो उसकी ऐसी वेव्स जाती हुई नजर आएंगी। मतलब आपने अगर ऐसे इधर एक रोप को बांध दिया और उसको शेक करना शुरू करा इधर से पकड़ के, तो वो ऐसे जाती हुई दिखाई देगी। तो हमने कोई रस्सी के कान में तो कहा नहीं था कि भाई तेरे को वेव की तरह ट्रैवल करना है, ठीक है, या हमने कुछ डांस स्टेप करके दिखाया हो कि नहीं भाई तुझे भी ऐसे डांस करते हुए जाना है। हम तो उसको बस ऊपर नीचे शेक कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आता है? इससे समझ में आता है कि रस्सी है, सॉलिड की बनी हुई है, सॉलिड है, लिक्विड तो नहीं है, गैस तो नहीं है, ठीक, लेकिन उसके बावजूद भी वो मूव ऐसे करती हुई दिखाई देती है जैसे कि वेव ट्रैवल कर रही हो।
तो डी ब्रॉय ने इस हाइपोथेसिस को भी ट्रू प्रूव कर दिया। हाइपोथेसिस मतलब जैसे बराबर में कोई खड़ा हुआ है और वो देख कर कह रहा है कि वेव ना कुछ कुछ ऐसी होती है, ये देख, ये जो उन्होंने इस तरीके से करा। तो आप ये देखेंगे कि अभी तो नहीं, लेकिन 9th क्लास में जो साउंड वाला चैप्टर था उसमें स्प्रिंग का एग्जाम्पल था, स्लिंकी का एग्जाम्पल था। तो स्प्रिंग को स्लिंकी बोल देते हैं, स्प्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड, उसको स्लिंकी बोल देते हैं। तो उसका एक एग्जाम्पल यही था कि भाई अगर उसको ऐसे 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 करके किसी भी वायर को देखा जाए तो वायर में ऐसी वेव्स बनती हैं। तो उसने इस हाइपोथेसिस को कहा कि नहीं भाई वो ट्रू है, वो सचमुच में वेव ही होती है। अब देखिए क्या है उसकी रीजनिंग जो है, उसकी रीजनिंग में उसने 2 कंसिडरेशन ली है। पहला कंसिडरेशन, द 2 फिजिकल क्वांटिटीज विच गवर्न ऑल द फॉर्म्स ऑफ फिजिकल यूनिवर्स आर मास एंड एनर्जी। पूरे के पूरे फिजिकल यूनिवर्स को अगर डिफाइन करने वाली कोई 2 चीज़ें हैं, फिजिकल यूनिवर्स मतलब एनीथिंग विच वी कैन टच फिजिकली। हम अपने इमोशंस को छू नहीं सकते क्योंकि वो फिजिकल नहीं है ना, वो हमारे मन में आने वाले फीलिंग्स हैं। तो हमने ये कहा कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ जैसे कि बुक हो गई, पेन हो गया, इसको हम छू सकते हैं। तो उसने कहा कि ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, इन दोनों चीज़ों के अंदर 2 चीज़ें पक्का होनी ज़रूरी हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस पेन की बात करूँगा तो इस पेन के अंदर एनर्जी होनी ज़रूरी है और इस पेन का मास होना ज़रूरी है। उसने कहा मास होगा और उसके अंदर एनर्जी होगी। आप कहेंगे यार इसके अंदर क्या एनर्जी है? ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी तो है ना। अगर मान लीजिए इसको एक फ्लोर के टॉप पर ले जाऊं और वहाँ पर हल्का सा इसको किनारे पर रख दूं और फिर तो मैं कहूँगा ना कि एक हल्का सा इशारा ही काफ़ी है कि ये नीचे गिरेगा और अगर किसी के ऊपर गिर गया तो उसको चोट पहुँचाएगा। तो इसका मतलब इसके अंदर एनर्जी है, तभी इसने डैमेज किया कुछ ना कुछ। तो हम ये कहेंगे कि जब इसके अंदर मास है और एनर्जी है तो भाई फिर ये जो है ये एक फिजिकल क्वांटिटी का 2 क्राइटेरिया जो है उनको ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो कोई भी चीज़ वो फिजिकल क्वांटिटी तब कहलाएगी जब उसके अंदर एनर्जी होगी और कुछ ना कुछ मास होगा। और एज पर आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो पहला कंसिडरेशन उसने ये लिया डी ब्रॉय ने, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ये वाला आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस लिया। उसके बाद दूसरा है नेचर लव्स सिमेट्री। अब ये थोड़ा सा समझने वाला है, इसको समझेंगे। हाँ जी, ऑनलाइन वालों को क्लियर है यहाँ तक? यस सर। गुनीत, खुशी, लक्ष्य? यस सर। ठीक है, देखिए थोड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर है और इसको अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करके इस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। आगे के भी 2 चैप्टर थोड़े ऐसे ही हैं तो करना ज़रूरी है। बस ये समझ लेना 2-2, 3-3 नंबर का इन चैप्टर्स में से आता है, लेकिन डिफरेंस थोड़ा बड़ा हो जाता है अगर ये चैप्टर आपने अच्छे से कर रखे हैं ना। तो जितना नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ उतना आप कर लेंगे। आप पिछले 10 सालों के क्वेश्चन उठा लेना, सारे हो जाएंगे बड़े आराम से। कुछ भी नहीं है, इन्हीं चीज़ों को घुमा फिरा कर बार बार पूछा गया, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, न्यूमेरिकल वगैरह का कोई पंगा ही नहीं है इनमें। चलिए, नेचर लव सिमेट्री। नेचर लव सिमेट्री के सिंस रेडिएशन हैज डुअल नेचर, देयरफॉर फ्रॉम सिमेट्री कंसिडरेशंस डी ब्रॉय प्रेडिक्टेड दैट मैटर मस्ट आल्सो पोसेस डुअल नेचर। तो इन्होंने कहा कि भाई जब रेडिएशन का डुअल नेचर है तो फिर मैटर का भी डुअल नेचर होना चाहिए। ठीक है, मैटर यानी कि सॉलिड जो है उसका भी डुअल नेचर होना चाहिए। Thus, the particles like electrons, protons, neutrons, etc. should not only behave like mass points, but they should also exhibit wave nature when in motion. तो इसका मतलब उसने कहा कि जब रेडिएशन है और रेडिएशन सबको दिखाई दे रही है कि भाई वेव है, वेव है, वेव है, वेव के जैसी है। ठीक है, रेडिएशन को कोई छू कर नहीं देख सकता, कहाँ है वो, मेरे को तो दिखाई नहीं दे रही, फिजिकल क्वांटिटी कहाँ से है, सनलाइट आ रही है उसके आराम से उसके अंदर से मैं हाथ पास कर पा रहा हूँ। तो फिर ये कहा गया कि भाई उसको भी तो हमने अलग अलग थ्योरीज देकर उसको भी तो प्रूव करके दिखाया कि उसका पार्टिकल नेचर है, तो फिर जो सचमुच में पार्टिकल है वो भी वेव होंगे। तो उसने ये कहा कि नेचर लव सिमेट्री। इसमें वो बोल रहा है कि द पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स should not only behave like mass points but they should also exhibit wave nature when in motion। तो वो वेव नेचर भी एग्जिबिट करेंगे। नेक्स्ट पेज पर आइए। The wave associated with material particles in motion are called matter or de Broglie waves and their wavelength is called de Broglie wavelength। तो इसके बारे में जितने भी रिसर्च थे वो डी ब्रॉय ने करे थे, साइंटिस्ट ने। तो उसने ये कह दिया कि अच्छा तो जो मटेरियल पार्टिकल्स हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, तो इनके लिए अगर मैं वो वाली वैल्यूज़ निकालूँ जो कि वेव की होती हैं तो उस वेव को डी ब्रॉय वेव कहा जाएगा
और उस वेवलेंथ को डी ब्रॉय वेवलेंथ कहा जाएगा। ठीक है, उसने अपना नाम दे दिया। अब देखिएगा, तो उसने डी ब्रॉय ने एक वेव इक्वेशन डिराइव करी, जैसे कि ये तो पार्टिकल की इक्वेशन थी, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ऐसे ही उसने एक वेव इक्वेशन डिराइव करी। तो डेरिवेशन के नाम पर ये छोटा सा है, ये पूछा जाता है क्या, कंसिडरिंग फोटोन एज एन EM वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू, इट्स एनर्जी फ्रॉम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी इज गिवन बाई E इज इक्वल टू एच न्यू। तो एनर्जी क्या होती है, ये हमने अभी देखा पार्टिकल नेचर में, लाइट के पार्टिकल नेचर में देखा कि E इज इक्वल टू एच न्यू है। ठीक है, considering photon as a particle of mass m, the energy associated with it is given by Einstein mass energy relationship as E is equal to mc square। तो ये उसने कंसिडर करा ही था। तो अब उसने कहा कि भाई मैं तो इन दोनों को इक्वेट कर रहा हूँ, E इज इक्वल टू एच न्यू, ये भी है। ठीक है, ये तब है जब हम बात कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की, तो E इज इक्वल टू एच न्यू है, और E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर भी है। तो दोनों को उसने इक्वेट कर दिया। तो एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, यहाँ पर न्यू को हम सी अपॉन लैम्बडा लिख सकते हैं, तो न्यू को सी अपॉन लैम्बडा लिख दिया। तो यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू आ गई एच अपॉन एम सी, और एम सी यानी कि मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम। तो एच अपॉन पी हो गया। इसको लिख कर दिखाने की जरूरत तो नहीं है ना, सिंपल है, समझ गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ से उसने वेवलेंथ निकाल ली। अभी वेवलेंथ तो भाई वेव की ही निकलती है। ठीक है, और हम किसी पार्टिकल को लेकर चल रहे थे, तो वेवलेंथ तो वेव की निकलती है। तो उसने इस तरह से कह दिया कि हाँ, अगर पार्टिकल है तो पार्टिकल भी वेव की तरह बिहेव करेगा। जब आपने वेव को पार्टिकल की तरह, आपने वेव को एक पार्टिकल प्रूव कर दिया और कह दिया कि वो पार्टिकल फोटोन है, तो मैं तो पार्टिकल को भी वेव प्रूव करूंगा। तो उसने कर दिया, वेवलेंथ निकाल दिया। तो ये हो गया एच अपॉन पी। तो लैम्बडा क्या है, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, एंड पी क्या है, मोमेंटम ऑफ रेडिएशन। द अबव इक्वेशन हैज बीन डिराइव्ड फॉर अ फोटोन of radiation. According to de Broglie's hypothesis, it must be true for material particles like electrons, protons and neutrons etc. तो उसने E is equal to h nu, ये एनर्जी ऑफ अ फोटोन निकालने का फॉर्मूला था। तो उसने कहा फोटोन के लिए डिराइव करा गया, हम इसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए भी डिराइव कर सकते हैं। तो hence a particle of mass m moving with velocity v must be associated with a matter of wavelength lambda given by lambda is equal to h upon p। तो h अपॉन p क्या हो गया, mv हो गया। दिस इज डी ब्रॉयज वेव इक्वेशन फॉर मटेरियल पार्टिकल्स। सिंपल है, तो मामूली सा डेरिवेशन है, सिंपल है, आया 2 नंबर का आ जाएगा बस। ठीक है, अच्छा 1 मिनट वेट करिए, अभी आ रहा हूँ मैं। कुछ ना आप सुनो, सुन ले 10 की बात नहीं होना चाहिए। 11वीं 12वीं 12th में काउंटिंग में थोड़ी सी गलती हो जाती है ना, नाम याद नहीं हो, पहला दूसरा कैसे रखना पड़ता है। लगता है नाम नहीं याद, कोई साथ देगा किताब वाला इसमें तो केला लोगों के नहीं और के साथ ही घूमे हो कब पार भी कराया होगा इसका पुराना इसका कोई तो बुरा हो नहीं किसी साथ के ये किसके साथ था, बॉटल के साथ है, बॉटल की गोल में पड़ा है ये जिंदगी में।
जाना है तो इसका सही तो है सेट चलते भी अबे तो कहां नहीं होता एनुअल फंक्शन एनुअल हम भी नहीं आ सकते नहीं, आप लोगों का विंटर ब्रेक कब से हो रहा है स्टार्ट? सर मेरा अभी या नहीं? सर अब 31 है गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया 5 तारीख तक का क्या सारे स्कूल बंद? इसको पता ही नहीं है। सर ये फेयरवेल की दुनिया से बाहर है सर मैं क्या बता रहा हूँ 31 से शुरू हुआ 6 तक है मेरा विंटर ब्रेक और 7 को 31 से कब तक है? 7 को मेरा फिजिक्स एग्जाम है 9 को मेरा केमिस्ट्री एग्जाम है 11 को मेरा मैथ्स एग्जाम है अच्छा, ये प्रीपोन हो गए क्या? पहले तो ये था कि 28 को एक एग्जाम होगा, हाँ 28 को ही कह फिर रहा 9 को है सीधा, नहीं 7 को 7 को। एक मिनट, इधर से ऑनलाइन अभी किसी की आवाज़ आई थी। हाँ क्या? तो मैं कह रहा हूँ मेरी छुट्टियाँ नहीं होती, मेरा मंडे से स्कूल है। मंडे से स्कूल है? हाँ, और जनवरी के फर्स्ट वीक से प्रीपोन सेकंड स्टार्ट हो गई। अच्छा ठीक है। नहीं नहीं भाई, एक दूसरे को मारना नहीं, गलत बात है। चलो भाई देखो, तो अभी तो वर्कलोड फिर ज़्यादा चल रहा होगा, क्यों भाई? हाँ मैं कह रहा हूँ वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा चल रहा होगा नहीं, अभी। इस पे? अपना अपना फेयरवेल अटेंड करना है, सर दूसरे लोगों का स्कूल का। वर्कलोड लेता है अच्छा, मेरा बर्थडे आ रहा है मैं तो बर्थडे का रहा हूँ बर्थडे कब है? फर्स्ट परसों 30 को 30 को? अरे, 2 दिन से मॉडल पुराना हो गया। चलो कोई नहीं, चलिए देखते हैं। फ्रॉम डी ब्रॉयज इक्वेशन वी फाइंड दैट द वेवलेंथ ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या है इसको, क्या हो गया? सर वाली खींच रहा बात मत कीजिए। खींच रहा समझदार है, एक बार बताने से समझ जाते हैं। From de Broglie's equation we find that the wavelength of a moving particle is inversely proportional to its momentum. ठीक है, तो ये डी ब्रॉयज इक्वेशन के कुछ जो हैं एनालिसिस हैं, क्या क्या उसने करा था। तो लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। बॉल अच्छा है, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। तो उसने बोला कि जो वेवलेंथ है वो मोमेंटम के डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दूसरा, इफ v इज इक्वल टू 0 देन लैम्बडा इज इक्वल टू इंफिनिटी। दिस implies that waves are associated with material particles only when they are in motion, only when they are in motion। तो ये एक चीज़ वैसी भी समझ में आती है कि आपने इसको शेक करना ही बंद कर दिया रस्सी को। इसने कुछ तो करा है, वो बेचारा लड़का जो आज तक मैंने उसको मुस्कुराते हुए नहीं देखा, वो आज मुस्कुरा रहा है ना, तो कुछ तो बात है। उसको हमेशा सीरियस ही देखा है मैंने। सर मैं अपना मुंह नहीं खोलता, अच्छी बात है। ठीक है, इशारों इशारों में ही तुम हंसी दिला रहे हो। चलिए, तो इसमें ये बोला इन्होंने, जो फर्स्ट पॉइंट था वो तो ये था। अच्छा, और सेकंड पॉइंट जो है, सेकंड पॉइंट में है v इज इक्वल टू 0। सर पानी मिल जाएगा नहीं, इतनी सर्दी में कहाँ प्यास लगती है? खांसी हो गई अच्छा, मुझे सुनाई नहीं दे रही, खांसी भी साइलेंट मोड में। ठीक, अभी दूंगा, रुक जाओ। v इज इक्वल टू 0, तो वेलोसिटी अगर 0 है, वेलोसिटी 0 का मतलब क्या है कि हमने इसको शेक करना बंद कर दिया। अब हम इसको अगर नहीं शेक कर रहे हैं तो फिर तो ये शांत पड़ा रहेगा, चुपचाप रहेगा। तो जो पूरी की पूरी रोप है, पूरी की पूरी रोप स्टेडी रहेगी। ठीक है, तो आपको वेव बनती हुई दिखाई नहीं देगी। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर v इज इक्वल टू 0 है, तो अगर इस वाले रिलेशन से देखा जाए तो लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी क्या होता है, एम वी। डिनोमिनेटर में अगर 0 आ गया तो h अपॉन 0, एनीथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, यानी कि इन्फिनिटी। ठीक, तो वो जो लैम्बडा है यानी कि जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ डिफाइन ही नहीं होगी, यानी कि वेव ही नहीं बनेगी, तो वेवलेंथ कहाँ से होगी? तो इन्होंने बोला कि पार्टिकल्स आर एसोसिएटेड, वेव्स आर एसोसिएटेड विद मटेरियल पार्टिकल्स ओनली व्हेन दे आर इन मोशन, यानी कि वेव जब मोशन में होगी तभी वेवलेंथ बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। तीसरा पॉइंट, टू बी एसोसिएटेड विद अ डी ब्रॉय वेव अ पार्टिकल नीड नॉट हैव अ चार्ज, दैट इज व्हाई डी ब्रॉय वेव्स आर आल्सो नोन एज मैटर वेव्स। तो अगर डी ब्रॉय वेव को हमें ये बताना है, टू बी एसोसिएटेड विद अ डी ब्रॉय वेव अ पार्टिकल नीड नॉट हैव अ चार्ज, तो कोई भी पार्टिकल अगर वेव की तरह उसको बिहेव करना है तो उस पर कोई चार्ज होने की ज़रूरत नहीं है, मतलब उसका कोई भी चार्ज ना हो तो भी चलेगा। तो दैट इज़ वाई डी ब्रॉय वेव्स आर ऑल्सो नोन एज मैटर वेव्स। इस वजह से डी ब्रॉय वेव को मैटर वेव्स कहा जाता है कि सिर्फ मैटर की वेव्स हैं, चार्ज का कोई लेना देना नहीं है। फोर्थ है, de Broglie waves cannot be electromagnetic in nature because electromagnetic waves are only associated with accelerated charged particles.
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं दे आर ओनली एसोसिएटेड विद एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स, तो इसलिए वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी नहीं होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हैं उनमें पार्टिकल्स जो हैं वो हमेशा एक्सेलरेटेड होने चाहिए, तभी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाती है, नहीं तो नहीं। हाँ जी, अगला देखिए, डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो डी ब्रॉय वेवलेंथ एक इलेक्ट्रॉन, जैसे वो डी ब्रॉय वेवलेंथ अभी जो निकाली थी लैम्बडा, तो वो जो निकाला था वो इसके फोटोन के लिए निकाला था। अब जरा इलेक्ट्रॉन के लिए भी देख लो। तो इलेक्ट्रॉन के लिए उन्होंने बोला कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड चार्ज e। तो इलेक्ट्रॉन का हमने मास m ले लिया और चार्ज ले लिया e। लेट v be the final velocity attained by the electron when it is accelerated from rest through a potential difference of v volts। ठीक है, तो हमने कहा कि v be the final velocity attained by the electron। तो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है। अच्छा, तो काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन कितनी हो जाएगी? k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब ये इसको k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, फिर क्या करा कि इसमें m से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और m से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? ताकि ये मोमेंटम में कन्वर्ट हो सके। तो हाफ m स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन m, तो k इज इक्वल टू m स्क्वायर वी स्क्वायर मतलब mv का होल स्क्वायर, और mv क्या होता है? मोमेंटम। तो k इज इक्वल टू हो गया p स्क्वायर अपॉन 2m। वर्क डन ऑन द इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पर जो वर्क डन है वो कितना है? ev। ये वर्क डन का फॉर्मूला होता है ना। इलेक्ट्रॉन पर जो वर्क डन होता है, इलेक्ट्रॉन में अगर पोटेंशियल डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारा वर्क डन आ जाता है। अच्छा, इसको भी मतलब रटने की जरूरत नहीं है, ये आप समझ लीजिए कि ई क्या है? चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल की डेफिनेशन ही होती है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। चार्ज से चार्ज कट गया, वर्क डन हो गया। ठीक है, इसीलिए इसका जो यूनिट है ना, जो वोल्ट होती है, पोटेंशियल की जो यूनिट वोल्ट होती है, उसको हम जूल पर कूलम भी बोल सकते हैं। ठीक, अच्छा, तो वर्क डन हो गया EV। फिर है K इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 2m। तो एनर्जी और वर्क डन ये दोनों एनालॉगस होते हैं, मतलब जितनी एनर्जी होगी उतना ही वर्क किया जाएगा। तो दोनों को इक्वल रख दिया, तो P स्क्वायर अपॉन 2m इज इक्वल टू EV हो गया। ठीक है, दिमाग में ये रखना कि मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालनी है वेवलेंथ। जैसे पहले वेवलेंथ निकाली थी, तो ऐसे ही वेवलेंथ निकालनी है यहाँ पर, जैसे डी ब्रॉय इक्वेशन में करा था। तो p स्क्वायर अपॉन 2m इज इक्वल टू EV हो गया। यहाँ से p की वैल्यू निकाली, p स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा, और ये k के इक्वल है, ये काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है, तो इसको ये बोल दिया p स्क्वायर अपॉन 2m। एक बार इसको इसके इक्वल रख दिया, एक बार इसको इसके इक्वल रख दिया। तो अगर p स्क्वायर अपॉन 2m को k के इक्वल रखा तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2mk का अंडर रूट। और अगर p स्क्वायर अपॉन 2m को EV के इक्वल रखा तो p की वैल्यू आ जाएगी 2m EV का अंडर रूट। समझ गए? तो ये दो वैल्यूज आ गई, अंडर रूट 2mk या अंडर रूट 2m EV, ये हो गया। डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, तो वेवलेंथ कैसे निकाली जाएगी? h अपॉन p करके, h अपॉन p करके वेवलेंथ निकाली जाएगी। अब इसके बाद देखना, अब p की दो वैल्यूज रख दो, एक बार रख दो h अपॉन अंडर रूट 2mk वेयर k इज काइनेटिक एनर्जी, और एक बार रख दो h अपॉन अंडर रूट 2m। ऐसे कर दिया, तो ये दो वैल्यूज आ गई। उसके बाद h की वैल्यू 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 प्लैंक्स कांस्टेंट, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, e चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो ये सारी वैल्यूज अगर आपने डाल दी तो लैम्बडा की वैल्यू यानी कि वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू आ जाएगी 12.3 अपॉन अंडर रूट v आंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। आंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है? 10 की पावर माइनस 10। ठीक है, तो ये 10 की पावर माइनस 10 हो गया। v क्या है? अप्लाइड वोल्टेज, जो भी आपने पोटेंशियल उसमें लगाया, तो बस इतना है। ये भी स्पेशली, ये वाला लास्ट वाला डेरिवेशन भी स्पेशली मेंशन्ड नहीं है, लेकिन डी ब्रॉय हाइपोथेसिस है
तो इलेक्ट्रॉन का दे रखा था, इस वजह से इंक्लूड कर दिया। ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। इसके बाद अगला वाला चैप्टर जो है वो एटम्स वाला शुरू करूँगा मैं, ठीक है। और आपको बता देता हूँ कि ये कंप्लीट होने के बाद में जो रिवीजन है, रिवीजन में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से स्टार्ट करूँगा। जो कैपेसिटेंस वाला जो चैप्टर है, जो चैप्टर नंबर 2 है, तो उससे मैं इसका रिवीजन स्टार्ट करवाऊँगा, जल्दी करवाने वाला हूँ, 2-1 दिन बाद, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को एक चीज़ और बता दीजिए कि जैसे हमने जो फिज़िक्स का टाइम रखा हुआ है, फिज़िक्स का मंडे वेडनेसडे फ्राइडे है 5:30 से 6:30, तो जो ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे वाला स्लॉट है 5:30 से 6:30, उसमें आप लोगों का कोई दूसरा ट्यूशन होता है क्या? सर 5 से 6 होता है TTS में? अच्छा, और स्कूल का लोड कब खत्म होने वाला है या कभी नहीं? हो गया तुम्हारा हो गया। हो गया? तो फिर जो है मैं देखूंगा कि मैं बाकी दिनों में कुछ ऐसा कर लूँगा कि बाकी दिनों में फिर आपको फर्स्ट हाफ में बुला लिया करूँगा। तो आजकल क्योंकि सर्दी थोड़ी ज़्यादा हो रही है, तो टाइम थोड़ा ऐसे ही रखूँगा, 12 साढ़े 12 ऐसा टाइम रखूँगा, ठीक है। तो क्योंकि फिर वो 9 बजे का जो एक्स्ट्रा क्लास वाला है ना, वो थोड़ा लेट हो जाता है। तो मैं चाह रहा था कि अब मैं अगर रिवीजन करवाऊँगा तो वो न्यूमेरिकल वाले पोर्शंस हैं, उस पर थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस देंगे, और वो ऑफलाइन ही हो तो ज़्यादा बढ़िया, ठीक है। तो आप लोग प्रिपेयर रहना, फिर मैं आपको 1-2 दिन मतलब बस क्रिसमस के बाद से हम करते हैं स्टार्ट, ठीक है। चलिए जी, ओके।